इंडिया की जहाँ तक समझ मुझे है, जहाँ तक कहने का मतलब भारत का कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ मैंने वक्त ना बिताया, जहाँ मैं रहा नहीं। ऐसा कोई समाज नहीं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन अक्रॉस दीज सोशल सेगमेंट्स एक चीज जो मैंने कॉमन सब जगह देखी, वो लोग अच्छे हो या बुरे हो, अच्छे लोग तो खैर अच्छे होते ही, बुरे लोगों की बात करें। मैं आतंकवादियों के बीच में भी अच्छा खासा वक्त रहा, पर बड़े आराम से था। लगा ही नहीं कि आतंकवादी है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन करने में भी मैं सफल था। ये वाकया है जिस वक्त भारत में वो पुलवामा अटैक हुआ था, उस दौरान की बात है। तब मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब कुछ आतंकवादियों से मेरी मुलाकात हुई, और मुझे नहीं पता था कि वे आतंकवादी हैं। उनके साथ रहते रहते मुझे पता चला कि अरे तो वही गिरोह है। लेकिन जब तक मुझे पता चला तब तक मेरा वहां पर मेरी अच्छी पैठ बन चुकी थी। और उनके गिरोह के लोग जो आते थे वहां पर, बाहर से जो लोग आते थे, उन लोग भी बड़ा सम्मान रखते थे। मुझे इस बात में सफलता मिली कि पुलवामा अटैक के दौरान उनका प्लान था भारत में इंटरनल वायलेंस। आई कुड स्टॉप दैट। न सिर्फ एक घटना रुकी थी, बल्कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता बदली थी। खैर वो तो एक इंसिडेंट है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी तबके में गया, कहीं भी किसी से भी मिला, एक चीज मैंने जो पाई वो ये, देखिए भाई, भारत का आम नागरिक जो है ना, बड़ा सीधा सरल इंसान है। भारत के जो तिकड़मी लोग हैं ना, वो भी बड़े सीधे सरल इंसान है। होता ये है कि कहीं परंपरा के कारण, कभी अ, सामाजिक व्यवस्था के कारण, किसी भी कारण से सब किसी किसी न किसी एक सीमित दायरे में है। उसके बियॉन्ड ना वो सोच सकते हैं, ना एक कदम ले सकते हैं। अपने अपने सीमा में, परिधि में वो है। अब उसमें वो वैसे भी काम करते हैं जो खुद उनको भी स्वीकार नहीं होता, लेकिन करते हैं। और कुछ नहीं तो जैसे पैसे के लिए। भारत तो एक गरीब देश शुरू से रहा है। यही बड़े आश्चर्य की बात है कि सोने की चिड़िया भारत, और गरीब देश शुरू से रहा, और अत्याचारी सब अंग्रेज थे। और हमारी जनता ने सारी बात मान भी लिया आज तक। अब तो अभी तो युवाओं से बातचीत होती है लिंक्डइन और अन्य सोशल साइट्स पर, वो लोग तो काफी अग्रेसिव हो जाते हैं इन बातों पर। जब मैं उनसे कहता हूँ कि इतिहास आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आप सिर्फ उस पर सवाल कीजिए। मैं आपको कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं दूंगा। मैं कोई इतिहासकार नहीं जो आपको कोई ऐतिहासिक तथ्य बताऊं। मैं तो सिर्फ सवाल पूछूंगा कि आपने ये बात कही, अगर ये बात सही है तो ये सवाल कैसे? जैसे अंग्रेज अगर अत्याचारी थे, तो एक सवाल पूछिए कि भाई, बाबर आया सो तो समझ में आता है कि वो शासक रहा था, कोई कबीले का सरदार रहा था। अंग्रेज जितने भी आए वो सब तो मैनेजर लोग थे। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में रहें तो आप ये बात समझेंगे कि आदमी की सोचने समझने की ताकत उसके डेजिग्नेशन, उसके स्टेटस के हिसाब से। एक मैनेजर कभी भी जनरल मैनेजर के लेवल की सोच रख ही नहीं सके, हिरार्की के हिसाब से होती है। तो जो मैनेजर्स थे, वो शासक की सोच तो उनमें हो ही नहीं सकती। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये लॉजिक समझ में तो आता है कि हाँ वो अत्याचारी रहे होंगे, लेकिन वो केंद्र में नहीं। वो ऐसा हो रहा होगा कि अंग्रेज तो आए यहाँ पर कंपनी लेकर,
ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए। जिस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर वो हिंदुस्तान में आए, शायद जहांगीर या शाहजहां का शासन, शायद जिसका भी था वो जहां, शाहजहां था या जहांगीर, उनका शासन था, मुगल साम्राज्य था हिंदुस्तान। अब सोचने वाली बात यह है कि सदियों से हमारा देश पारंपरिक तौर से ट्रेड में पूरी दुनिया में जाना जाता है, सदियों से, प्राचीन काल से, शायद दुनिया का सबसे पुराने देशों में से एक रहा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया में रहा और कंपनी बन गई यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। हमारे यहाँ मुगलों का साम्राज्य था। अच्छी बात है, ठीक है, चलिए। इस सवाल का तो कोई जवाब आपके पास है नहीं कि हम सदियों से मुगल कालीन समय तक ट्रेडिंग ही कर रहे थे, माल ही बेच रहे थे, और वो लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बैठे थे। जवाब शायद इसमें छुपा हो कि भाई उनके पास तो माल था भी नहीं, उनके पास तो लोग थे। हमारे पास तो माल भी है, लोग भी, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये देश। असल शोषक कौन रहा है? आपको पता नहीं क्या लगता है, लेकिन मैंने जो देखा समाज में, आपको दिखाने की कोशिश कर। एक गांव की कल्पना है और भूल जाइए कि उस गांव का कोई भी संबंध, कोई भी संपर्क किसी बड़े शहर से। एक गांव है, 10-20 घर हैं, खेती करते हैं। कोई एक सौदागर आता है, उनकी जो उपज होती है, एक कीमत देख के वो सारा कुछ खरीद कर ले जाते हैं। गांव के लोगों को शहर भी जाने की जरूरत उसकी कल्पना की। गांव वालों से वो सामान खरीद कर ले गया, अनाज खरीद कर ले गया, इतने ही पैसे दिए कि 25 से, क्योंकि ज्यादा पैसे अगर देंगे तो खेती कौन करेगा, तो वैश करे लेंगे, तो ज्यादा पैसे देंगे नहीं। अब वो अनाज जब शहर में आता है तो शहर के आपने थोक व्यापारियों को देखा, उनके पारिवारिक संरचना को देखा, उनके बाल बच्चों को देखा, उनके बाल बच्चों का पढ़ना देखा। अगर आप ये सब देखेंगे तो आप समझेंगे कि शोषण कहाँ से शुरू होता है। भारत में किसान आंदोलन करते 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 राजनीति में बदला, अब खत्म भी हो गया किसान आंदोलन, परंतु समस्या दस। अब ये इतना लंबा और अंतहीन सिलसिला है समस्या का, क्योंकि कोई भी चीज जब गड़बड़ होती है, कैस्केडिंग इफेक्ट जो हम लोग इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, एक अगर गड़ा एक अगर गड़बड़ाया तो बस कैस्केडिंग कहाँ तक जाएगा उसकी कोई सीमा नहीं। चीजें अगर व्यवस्थित सही हो तब तो पूरा सही तरीके से चलता है, परंतु अगर एक चीज भी गड़बड़ हो गई तो वो कहाँ तक गड़बड़ होगा, इसका इसका आप आकलन नहीं कर सकते। तो मैं भूल गया मैं क्या कह रहा। ओरिजिनल होने का ये प्रॉब्लम, मैं जो सोचता रहता हूँ वो कहता रहता हूँ, कोई उदाहरण आ जाता है तो भूल जाता हूँ। खैर मैं कह क्या रहा था। आ, हाँ, तो समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि उन समस्याओं का अगर चर्चा करें तो समाधान की बात कब करें। इसलिए समस्याएं तो जो हैं सो हैं, रहने दीजिए। समाधान की दिशा में अगर आप चलेंगे तो पहला सूत्र यह बनता है, अर्थव्यवस्था चाहे हमारी हो चाहे किसी और की, उसके दो ही पहलू संभव है। या तो वो आवश्यकता के आधार पर नीड बेस्ड हो, नीड बेस्ड, NEED, नीड बेस्ड, या ग्रीड बेस्ड। अगर ग्रीड बेस्ड होगा तो आप कभी उसको संयमित, कभी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जब अर्थव्यवस्था अनकंट्रोल्ड होगी तो रिसेशन।
तो गड़बड़ी। और अब अगर आप अर्थशास्त्र पढ़िए या बिजनेस मैनेजमेंट पढ़िए या उनके विचारकों से मिलिए, वो भी यही कहते हैं कि बिजनेस का मतलब होता है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आवश्यकताओं का सृजन करना नहीं। डू नॉट क्रिएट नीड इन द नेम ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस नहीं, वो गैर कानूनी असामाजिक गतिविधियां हैं। आपके पास पैसा है, पूंजी है, तो आप उसके माध्यम से नीड क्रिएट करते हैं, तो आप उसको बिजनेस कहते हैं। और गरीब आदमी अन्य तरीकों से नीड क्रिएट करता है, तो उसको आप अपराध कहते हैं। नीड क्रिएट करना ही अपराध है। हाँ, जो नीड है उसको आप पूरा कीजिए। तो देखिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तमाम उत्पादनों के साथ बहुत संयमित चलेगी। तब आप कहेंगे कि बाकी मैन पावर का क्या होगा? आर्ट, क्राफ्ट और उनके ट्रेड्स, तब वो वांट्स सेक्शन में आ जाए। बट यू स्टिल डू नॉट हैव टू क्रिएट नीड। फिर उसकी प्राइसिंग पर आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी प्राइसिंग कैसे। बहुत लोग, जैसे आज ही मैंने किसी एक पोस्ट पर रिएक्ट किया था, एक कमेंट भेजा था कि भाई साहब, कोई एक आदमी था, पहले सीनियर मैनेजर था, तो मारुति कार से चलता, उसका उसकी तरक्की हो गई, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तो उसने वॉल्वो कार खरीद ली। इसकी क्या जरूरत थी भाई? कार चाहिए थी तुम्हें या ब्रांड? तुम्हें कार सहूलियत के लिए चाहिए था या फैशन के लिए चाहिए था? अगर फैशन के लिए चाहिए था तब तो तुम राजा हो, फिर तुमको करियर और नौकरी की जरूरत क्या है? जगह खाली करो, जाओ तुम राजपाट करो। तो वो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम राजा हो नहीं। तो जो हो वही रहो ना। परंतु मार्केट में जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं, ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी के वाहक से, ये लोगों को सूचित नहीं करते। दे आर नॉट देयर टू इन्फॉर्म पीपल, दे आर दे एग्जिस्ट टू इंस्टिगेट। तो अगर आपको अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, और इतना तरीके से चलेगा सब कुछ, एवरीथिंग, इवन वॉर एंड फाइट, मतलब आर्म्स एंड आर्टिलरीज का भी जो उद्योग है, किसी पे खतरा नहीं है। इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, उसको अगर बेहतर तरीके से अगर कहना चाहूँ तो शायद ऐसा कहूंगा कि लोग मैनेज नहीं कर सके, उन्हें मैनेज करने नहीं आए। दे डिडंट नो हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज, एंड इट्स ऑल अबाउट मैनेज। नाउ वेयर टू गेट दिस इनसाइट फ्रॉम? मुझे तो ये भगवत गीता से, आफ्टर माई कॉर्पोरेट करियर, जब मैं रिसर्च में उतरा समझने के लिए, अच्छा इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा इमीडिएटली सुन आफ्टर दिस, कि रिसर्च की बात आई कहाँ से दिमाग। तो कॉर्पोरेट करियर से जब मैं वापस आया 2011 में, इन दैट फेज मैंने भगवत गीता पहली बार पढ़ी। हालांकि घर में थी, सब पढ़ते, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं पढ़ता बहुत कम था, जो पढ़ता था वो अधिकतर मैं सामाजिक चीजें, साहित्य और सामाजिक शास्त्र की चीजें पढ़ता था, विचारकों के मंतव्य पढ़ता था। रामायण महाभारत ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर के जो थे वो पढ़ता था। भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी थी। भगवत गीता तब पढ़ी, और जहाँ पढ़ी मैंने, ब्राह्मणों का एक समाज था पटना में। पटना के जो प्रसिद्ध मंदिर सब हैं, प्राचीन मंदिर सब थे, मंदिरों के पुजारी महंत लोग जो थे, उन सबकी सभा थी। और उस सभा में मैंने गीता पाठ किया था, रोज करता था, एक अध्याय दो अध्याय जिस प्रकार से चलता था, और पूरे तरीके से करता था। और मेरे जो काम करने का तरीका है कि मैं काम जो भी करता हूँ कंप्लीटली इन्वॉल्व, सब कुछ बिल्कुल बच्चन साहब से एक चीज मैंने सीखी। मैंने उनके फिल्मों का अनुसरण नहीं किया, उनकी जिंदगी का एक चीज का अनुसरण। जो भी काम करूँ
पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से अपना सर्वस्व उसमें निहित करके। जैसे मेरा एग्जिस्टेंस उसके बियॉन्ड कुछ है ही नहीं। तो जब गीता पाठ कर रहा था तो पंडितों ने कहा कि भाई साहब आप तो बिल्कुल श्री कृष्ण लग रहे हो। मैंने कहा कि गीता में यही लिखा है, मैं कृष्ण, आप कृष्ण, कृष्ण तो कण कण में है, सब सब कृष्ण है, तो गीता में लिखा है। और जहां तक मेरी बात है, मैं तो सिर्फ इस काम को पूरे मनोयोग से कर लूँ, पूरी ईमानदारी से कर लूँ। मेरी चेष्टा ये भी नहीं कि आपको प्रभावित कर। खैर, जो दूसरा पोस्ट मुझे करना है कि रिसर्च का मामला कैसे आया मेरे दिमाग में, उस पर अगला वीडियो।